नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर की कार्यपद्धति और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे। मैं रुपेश सिन्हा एसबी एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग सामान्यतः 5 भागों में बांटते हैं। कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है उसको 5 भागों में बांटा जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं। एक आपका इनपुट हो गया, दूसरा भंडारण जिसको स्टोरेज कहते हैं, है ना। यहाँ पर मैं इंग्लिश भी करते चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी तरह का हिंदी में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हो गया आपका इनपुट, दूसरा भाग हो गया भंडारण, तीसरा भाग को हम लोग देखेंगे तो प्रोसेसिंग, है ना। तीसरा भाग आपका जो है वह क्या है, तो प्रोसेसिंग है। इनपुट, भंडारण, प्रोसेसिंग। चौथा भाग में आपका आउटपुट, मैं फिर सबको डिटेल करूंगा। चौथा भाग में आपका आउटपुट हो गया और 5वां भाग में आपका कंट्रोल। कंप्यूटर की कार्य पद्धति इन्हीं 5 भागों में निर्धारित है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा, तो एक आपका इनपुट हो गया, दूसरा आपका भंडारण जिसको स्टोरेज कहते हैं, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। ये कार्य प्रणाली के प्रकार हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इनपुट क्या है, तो डाटा और अनुदेश, है ना। डाटा और अनुदेश जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डाटा और अनुदेश जिसको क्या कहा जाता है, तो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, को कंप्यूटर में प्रेषित करना, को कंप्यूटर में प्रेषित करना मतलब कंप्यूटर में डालना, कंप्यूटर में प्रेषित करना। तो देखिए, पहला भाग अगर हम लोग देख रहे हैं तो इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या है वो इनपुट, तो देखिए डाटा और अनुदेश जिसको इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में प्रेषित करना मतलब कंप्यूटर में डालना, ये आपका क्या कहलाता है, तो इनपुट कहलाता है। ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है, तो इनपुट कहलाता है। दूसरा अगर देखें, है ना, दूसरा भाग आपका भंडारण। तो डाटा और अनुदेश को भंडार करना मतलब डाटा और अनुदेश का भंडारण करना ताकि उसका आवश्यकता अनुसार समुचित उपयोग किया जा सके। ठीक है, डाटा और अनुदेश, है ना, के अनुसार, डाटा और अनुदेश के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में आवश्यकता अनुसार, देखिए डाटा और अनुदेश को हम लोग इस तरह से वहाँ पर स्टोर करते हैं, इस तरह से क्रियाकलाप किया जाता है ताकि उसका भंडारण समुचित उपयोग हो सके, उसके भंडारण का समुचित उपयोग हो सके, ठीक है, तो ये है आपका दूसरा भाग क्या है, तो भंडारण, जिसमें डाटा और अनुदेश के अनुसार वैसा काम किया जाता है, आवश्यकता अनुसार काम किया जाता है ताकि हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन है और जो डाटा को हम लोग प्रोसेस किए हैं उसका सही तरीके से उपयोग कर सके। ठीक है, तीसरा भाग मैंने बताया है प्रोसेसिंग। ठीक है, तीसरा भाग मैंने बताया है प्रोसेसिंग।
डाटा पर अनुदेश के विभिन्न क्रियाओं पर उसमें सूचना में परिवर्तित करना। देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है, कहते किसको है हम लोग, प्रोसेसिंग। तो जो डाटा है, डाटा और अनुदेश, डाटा और अनुदेश के अनुसार विभिन्न क्रियाओं, मतलब ये जो हम डाटा प्रोसेस किए और जो इंस्ट्रक्शन दिए, जो कमांड दिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को हम लोग कमांड्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कमांड्स दिए उसको वो क्या करती है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, तो सूचनाओं में प्रेरित करता है, सूचना में परिवर्तित करता है, सूचना में यह क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। देखिए प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग कौन करता है, कौन सा पार्ट्स करता है, तो सीपीयू करता है ना। कल मैं पार्ट्स वगैरह पे भी आऊँगा, पार्ट्स वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का वो एक चैप्टर भी है। पहले हम लोग मीनिंग समझ लीजिए कि अगर इस तरह का वर्ड आता है तो क्या कहते हैं। जैसे डाटा और अनुदेश है ना, इनपुट क्या हो गया, तो हम लोग जो उसमें इन कर रहे हैं, है ना, जो चीज़ हम लोग डाल रहे हैं। भंडारण क्या हो गया, तो वो स्टोर हुआ, और स्टोर होने के बाद प्रोसेसिंग हुआ, तो वो हम लोगों को दिखा रहा है, प्रोसेसिंग का प्रोसेस दिखा रहा है। जैसे डाटा प्लस अनुदेश को सूचनाओं में परिवर्तित करता है, प्रोसेसिंग। उसके बाद चौथा भाग को अगर हम लोग देखें, चौथा भाग क्या है आपका, तो आउटपुट। चौथा भाग क्या है, तो आउटपुट है। तो सूचना के आवश्यकता अनुसार उपयोग हेतु निर्गत करना। सूचना को आवश्यकता अनुसार उपयोग हेतु निर्गत करना। देखिए आउटपुट क्या होता है, तो मैंने वहाँ पर जो सूचना डाला, जो इनपुट डाला, भंडार पहले स्टोर हुआ, फिर उसका प्रोसेसन हुआ, और प्रोसेसन होने के बाद जो हम उसको चाहिए, जो मुझे चाहिए रिजल्ट, तो उसको दिखाता कौन है, तो उसको आपको आउटपुट दिखाता है। तो सूचना के आवश्यकता अनुसार उपयोग हेतु निर्गत करना, ठीक है। फिर पांचवा भाग कंट्रोल यूनिट, पांचवा भाग इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो कंट्रोल यूनिट कह रहे हैं। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में, विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती है ना, विभिन्न प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरण, विभिन्न प्रक्रियाओं में जो प्रयुक्त उपकरण होता है उसके बीच सूचनाओं का तालमेल, सूचनाओं का के बीच तालमेल स्थापित करना। देखिए कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल तो जो हम लोग प्रक्रिया उसमें किए, जो कंप्यूटर में जो प्रक्रिया किया जाता है, और उसके बाद जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सूचना देते हैं, है ना, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सूचना देते हैं, उसके बीच सामंजस्य, उसके बीच कंट्रोल, मतलब उस चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल आपका कौन करता है, तो कंट्रोल सिस्टम, है ना, कंट्रोल सिस्टम में उस सूचनाओं के बीच तालमेल स्थापित की जाती है ना, उसके बीच सूचनाओं के बीच तालमेल स्थापित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर की वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर, वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर क्या उसका वर्क है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे इनपुट हो गया तो डाटा और अनुदेश को कंप्यूटर में प्रेषित करना, भंडारण हो गया तो स्टोरेज, डाटा और अनुदेश को इस तरीके से स्टोर करना कि उसका समुचित उपयोग हो सके। तीसरा भाग हम लोग आएंगे प्रोसेसिंग,
तो डाटा और जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड्स हम लोगों ने डाला उसको सूचना में परिवर्तित करना, मतलब उसको प्रोसेस करना। ठीक है, उसके बाद आउटपुट को देखेंगे। तो आउटपुट क्या है, तो सूचना के आवश्यकता अनुसार उपयोग हेतु निर्गत करना। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, तो विभिन्न प्रक्रिया में जो प्रयुक्त उपकरण है ना, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का जो भी उपकरण है, जो भी पार्ट्स है, जो भी उपकरण है, जो भी पार्ट्स है, उसके बीच, सूचनाओं के बीच तालमेल स्थापित करना। उसके बीच है ना तालमेल स्थापित करना। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी क्या होगा, तो कंप्यूटर के मुख्य घटक। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों देखिए, अभी बहुत सारा वैकेंसी झारखंड से जुड़ा हुआ जितना भी है सब आने वाला है। बहुत सारा वैकेंसी इस साल आपको मिलेगा। ऐसे भी इस साल हम लोग नियुक्ति, है ना, नियुक्ति का वर्ष मनाएंगे झारखंड में। बहुत ज़्यादा नियुक्तियां होंगी, जिसमें आपका जो सिलेबस है तो उसमें कंप्यूटर आपका मस्ट है। कंप्यूटर सभी लोगों को करना ही करना है। इसीलिए आप लोग देखिए, जो भी पढ़िए उसको एक अच्छा खासा नोट्स बनाकर ज़रूर रखें, है ना। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। मतलब एक तरीका होता है पढ़ने का, तो नोट्स ज़रूर बनाएं। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, जो चीज़ आपको मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं नोट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए अब खैर हम लोग अगला देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होता है। तो देखिए, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का जो मुख्य घटक होते हैं उसको 4 भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो उसको 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 4 भागों में बांटा जाता है। अगर हम लोग पहला भाग देखें, पहला भाग क्या है, तो इनपुट यूनिट। पहला भाग क्या है, तो इनपुट यूनिट। तो ऐसी विद्युत यांत्रिक युक्तियां जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता डाटा अनुदेश के कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए डालता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। देखिए इसमें क्या है, तो ऐसा विद्युत यांत्रिक यूनिट मतलब वैसा मशीन पार्ट्स जिसके माध्यम से डाटा, इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश, है ना, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन। तो डाटा, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर के अंदर डालना, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करना, है ना, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करना, ये क्या हो गया, तो इनपुट यूनिट हो गया। वैसा मशीनी, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, कुछ भी उसमें हमको टाइप करना है, लिखना है, कुछ भी अगर हम लोग टाइप करेंगे, लिखेंगे तो क्या है, तो वो आपका एक तरह से इनपुट यूनिट है। और यहाँ पर एक देखिए आपका ट्रिक है इनपुट यूनिट में, कि जिससे हम लोग जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो चीज़ को डाल रहे हैं वो आपका क्या होगा, तो वो आपका इनपुट यूनिट होगा। और वही उसको क्या करता है, तो उसको प्रोसेसिंग करता है, वही उसको आपका
प्रोसेसिंग करता है ना, वही उसका आपका क्या करता है, तो प्रोसेसिंग करता है। और यह डिवाइस अनुदेश के बाइनरी डिजिट को, मतलब 0 और 1, मतलब बाइनरी संकेतों को 0 और 1 में परिवर्तित करता है ना। मतलब अनुदेशों को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए डालता है। इनपुट डिवाइस कहलाता है। यह डिवाइस 0 और 1 में परिवर्तित करता है। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस को हम लोग देखेंगे, है ना, जिससे आपका क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका कुछ मेन है वो आपको जान लीजिए। ये भी पूछेगा, जैसे कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट है। उसके बाद माउस क्या है, तो इनपुट, जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन को अंदर डालते हैं, ये हो गया। तीसरा लाइट पेन। चौथा हो गया आपका जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर इत्यादि। देखिए इसमें आपका इनपुट यूनिट में क्या क्या होगा, है ना। इनपुट यूनिट में क्या क्या होगा, कंपोनेंट के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, ये सब को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे थे इनपुट यूनिट, जिससे आपका कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन को उसमें हम लोग डाल सकते हैं। और कौन कौन सा यूनिट हो सकता है ना, कौन कौन सा यूनिट हो सकता है, तो आप कीबोर्ड ले सकते हैं, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब आपका क्या है, तो इनपुट यूनिट है। ठीक है, क्या है, तो यह आपका इनपुट यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग भंडारण यूनिट। दूसरा भाग आपका क्या है, भंडारण यूनिट या मेमोरी। ठीक है, इसको यहाँ पर इंग्लिश में भी जान लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको उसका इंग्लिश नाम जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, तो उसका इंग्लिश नाम ही लिख के दे देगा, है ना। कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में, तो उसका इंग्लिश नाम ही लिख के दे देगा, तब आप उसको कीजिए। तो देखिए, स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी, स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो भंडारण यूनिट मेमोरी, स्टोरेज यूनिट मेमोरी, इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त डाटा और अनुदेश को अस्थायी और अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, तो मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस से हम लोग डाटा को क्या किए, तो डाटा को इन किए, यानी अंदर डाले। उसके बाद उसका अगला प्रोसेस क्या है, तो अगला प्रोसेस उसका है भंडारण यूनिट, मेमोरी बोलिए या स्टोरेज बोलिए। तो कंप्यूटर में जो डाटा होती है ना, कंप्यूटर में जो डाटा होता है वह आपका अस्थायी होता है और अस्थायी होता है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो आपका क्या होता है, तो अस्थायी होता है और अस्थायी होता है जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं उसमें, है ना। इनपुट जैसे मशीन इनपुट डिवाइस से हम लोग उसमें डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, तो डाटा को अस्थायी तौर पर और अस्थायी तौर पर उसको स्टोर करती है ना। अस्थायी तौर पर
और अस्थायी तौर पर उसको क्या करती है, तो स्टोर करती है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग हो जाता है ना, जो प्रोसेसिंग हो जाता है, तो प्रोसेसिंग के बाद अंतिम सूचना मतलब अंतिम रिजल्ट जो होता है वह कहाँ रखा जाता है, तो वह आपका मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, हम लोग जो इनपुट किए, अब वो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद वह डाटा को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो हम लोग उसको मेमोरी में रखेंगे। अब यहाँ पर मेमोरी का भी दो भाग है। ठीक है, मेमोरी का यहाँ पर दो भाग है, प्राइमरी प्राथमिक, जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। यह क्या कहलाता है, तो मेन मेमोरी कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी जो आपका क्या कहलाता है, तो मेन मेमोरी कहलाता है। यह जो होता है, यह आपका सीपीयू के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है ना। जैसे मेन मेमोरी जो प्राथमिक मेमोरी है, जहाँ पर मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वह वर्क जो होता है वो आपका कहाँ होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में होता है, मेन मेमोरी में होता है। और उसको प्रोसेस कौन करता है, तो उसको प्रोसेस सीपीयू करता है। ठीक है, उसका प्रोसेस कौन करता है, तो उसका प्रोसेस सीपीयू करता है। इसमें हम लोग अस्थाई अनुदेश, ठीक है, अस्थाई अनुदेश और तत्कालिक परिणामों को रखा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को बंद कर देने के बाद इसमें जो सूचना रहती है, जो इंस्ट्रक्शन रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अस्थाई अनुदेश कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में वर्क किए, अगर सेव नहीं हुआ है ना, अगर वह सेव नहीं हुआ है, तब वह जब तक हम लोग उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगा, तो मेन मेमोरी रहेगा, अस्थाई मेमोरी रहेगा। देखते होंगे जब लाइट कट जाता है, अगर कोई फाइल को, कोई डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग सेव नहीं किए हैं, है ना, अगर हम लोग सेव नहीं किए तो वो क्या करता है, तो वो समाप्त हो जाता है। यानी वह आपका कहाँ है, तब वह आपका मेन मेमोरी में है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में जब हम लोग सेव कर देते हैं, तब वह सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। फिर आप कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो उसको आप 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब भी उसको खोजिएगा तभी वो मिलेगा, तब भी वो मिल जाएगा। लेकिन मेन मेमोरी मतलब अस्थाई अनुदेश जो है वो आपका ख़त्म हो जाने के बाद, है ना, कभी भी वो नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए भंडारण यूनिट का दूसरा भाग, जैसे अभी हम लोगों ने मेन मेमोरी को जाना, दूसरा होता है सेकेंडरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी उसको कहा जाता है। यह मुख्यतः जो सेकेंडरी मेमोरी है, देखिए मेरा बातों को ध्यान देना है, मैं जितना भी सेंटेंस बोल रहा हूँ सब में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा हुआ है, बस आप उस बारीकी को अच्छे तरीके से समझें, है ना। सेकेंडरी, अब यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न आएगा कि सेकेंडरी मेमोरी किसको कहते हैं, द्वितीय, तो जो सेव हो जाता है। अभी मैं रैम
और रोम, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, वो मैं डिटेल से अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो समझने में। और एक बार अगर आप समझ गए तो फिर वह आप कभी नहीं भूलिएगा, है ना। लेकिन उसको मैं अभी रोक रहा हूँ। पहले आप यह जानिए कि मेमोरी कितने तरह का होता है। उसके बाद द्वितीयक और सहायक मेमोरी, यह मुख्यतः क्या होता है, यह मुख्यतः ऑप्टिकल और चुंबकीय डिस्क में होता है ना। ऑप्टिकल या चुंबकीय डिस्क होती है। इसमें बड़ी मात्रा में सूचनाएं संग्रहित की जा सकती है और स्मृति, इसमें जो मतलब मेमोरी रहता है वो क्या हो जाता है, तो वो अस्थायी हो जाता है। जैसे आप देखिए पेन ड्राइव अगर ले लें, पेन ड्राइव में जितना सारा चीज़ हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जो भी फाइल, तो वो क्या है, तो वह आपका सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब द्वितीय और अस्थाई, है ना। इसका क्या होता है, तो यह आपका अस्थाई होता है। मतलब जब तक इसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे तब तक यह रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जेएसएससी में जो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है, उस पहला चैप्टर में आपका यही सब है, यही सब को हम लोगों को पढ़ना है ना, कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से मशीन होता है जो हम लोगों को सारे काम को करने के लिए प्रेरित करता है, सारे काम जिससे हम लोग कर सकते हैं। पहला चैप्टर आपका जेएसएससी में यही है। कुल 5 चैप्टर है। पांचों चैप्टर को आप एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा कंप्यूटर में, है ना। अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो गारंटी है कि आपका 85 से 90% क्वेश्चन एकदम हम लोगों का होगा, ठीक है। 80 से 90% क्वेश्चन हम लोगों का होगा गारंटी के साथ, है ना। या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मैं ये जो चैप्टर बता रहा हूँ, है ना, मैं जो ये चैप्टर बता रहा हूँ, यहाँ से आप देखिए कितना प्रश्न आप लोगों को मिलता है, ठीक है। इसीलिए एकदम निश्चिंत होकर आपको नोट्स बनाना है, क्लासेस देखना है, रेगुलर क्लास करना है, रेगुलर वीडियो, जहाँ पे भी आपको जो चीज़ मिल रहा है आप उसको एक भी चीज़ को मिस नहीं कीजिए। उसके बाद गारंटी है कि 85 से 95% मार्क्स आप लोगों का, चाहे वो झारखंड जीके में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे और भी कोई सब्जेक्ट में हो, वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो देखिए स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी यानी सेकेंडरी इसको हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो उसमें आपका द्वितीय सहायक मेमोरी, जैसे मैं अलग से हम लोग लगा दिए। पहले क्या आता था, तो पहले सीडी आता था, अब पेन ड्राइव आ रहा है, फिर है ना कॉम्पैक्ट डिस्क आता था, है ना, फ्लॉपी डिस्क आता था। तो ये सब क्या था, तो ये सब द्वितीयक, है ना, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग सहायक मेमोरी भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग तीसरा भाग का। तीसरा भाग में आपका क्या है, तो सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सीपीयू कहते हैं। सिस्टम यूनिट ही क्या कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। सिस्टम यूनिट का क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो देखिए सिस्टम यूनिट क्या होता है। सभी प्रकार का प्रोसेसिंग, देखिए जितना भी प्रोसेसिंग काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जितना भी प्रोसेसिंग काम होगा वो कौन करेगा, तो वो सीपीयू करेगा। जितना भी प्रोसेसिंग काम हो रहा है वह कौन करेगा, तो सीपीयू करेगा। इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन बोलिए या फिर हार्ट बोलिए, सबके बिना कंप्यूटर चल सकता है लेकिन सीपीयू के बिना नहीं चल सकता है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग, रीजनिंग में भी ये प्रश्न दे सकता है कि इसमें कंप्यूटर में क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है,
तो दोस्तों सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो इसके 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है उसका 3 भाग होता है। 3 भाग में आप क्या क्या ले सकते हैं? तो पहला भाग क्या है? तो कंट्रोल यूनिट। पहला भाग क्या है? तो कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, जिसको ALU भी कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरे नंबर पे है प्राइमरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी और मेन मेमोरी। देखिए ये 3 होते हैं इसमें। तो देखिए अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है? तो यह इनपुट डिवाइस से मेमोरी में डाटा हस्तांतरण करने और फिर मेमोरी से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में डाटा को भेजने का अनुदेश देता है। देखिए कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? ठीक है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? तो यह क्या करती है? जो आपका मेमोरी प्राइमरी रहे या मेन मेमोरी रहे, वह आपका ALU के साथ जुड़कर डाटा को भेजने का कमांड्स देता है। मतलब कंट्रोल, ऐसे भी देखिए नाम से भी पता चल रहा है कि सारे चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है। जो हम लोग डाटा को डाल रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, वो कौन कंट्रोल करेगा कंट्रोल? तो वो तो आपका कंट्रोल यूनिट ही ना करेगा। ठीक है, वह काम कौन करेगी? तो कंट्रोल यूनिट करेगी। चाहे उसमें हम किसी तरह का मेमोरी डालें, प्राइमरी डालें या मेन डालें या ALU के थ्रू से जो जाएगा, तो वह कौन का उस कमांड को फुलफिल कौन करेगा? तो उस कमांड को फुलफिल आपका कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट दोस्तों आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे भी मतलब जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, तो प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है? तो कंट्रोल यूनिट कर रहा है। उसके बाद दूसरे भाग में देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि फुल फॉर्म आपका क्या है। कभी कभी आपका लॉजिकल दे देगा, है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन जो देगा वहाँ पे लॉजिकल कर देगा। तो लॉजिकल बिल्कुल गलत है। अगर ALU का फुल फॉर्म का बात करें, ALU के फुल फॉर्म का बात करें तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ना कि लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जितना भी मैथमेटिकल वर्क होता है ना, चाहे जोड़ घटाव गुना, है ना, भागा, है ना, जोड़ भागा गुना घटाव, जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, सब आपका कौन करता है? तो सब आपका ALU करती है। ठीक है, बराबर कम कुछ भी, मतलब जहाँ पर मैथ्स का बात आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन का बात आ गया, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी आपको ALU का ध्यान रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट जहाँ पे जो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद जो हम लोग देख रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हम लोग देख रहे हैं वो आपका क्या है? तो वो आपका आउटपुट यूनिट है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, पेन ड्राइव, ये सब क्या है? तो ये सब आउटपुट यूनिट है।
ठीक है, आउटपुट यूनिट को ये सब दिखा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राथमिक मेमोरी के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जितना भी डाटा, जितना भी सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है सिस्टम एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर का उपयोग हम लोग करते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। इसको दो भाग में इसको भी बांटा जाता है। एक आपका हो गया रैम, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ध्यान देना है। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। ये आपका क्या है, तो कंप्यूटर का कॉमन चीज़ है, और कॉमन चीज़ बहुत सारा आता है। बहुत सारा प्रश्न आप लोग देखते होंगे जो कॉमन है। कॉमन है मतलब हर जगह आप लोग पढ़ने को मिलता होगा उसको, तो क्या है वो, तो यानी वो आपका आने वाला क्वेश्चन है। तो रैम, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि राम जी क्या थे, तो राम जी अस्थाई थे, है ना। ऐसे भी भगवान क्या हो, भगवान अस्थाई हो सकते हैं क्या, नहीं। तो राम जी क्या थे, तो अस्थाई थे, है ना। अस्थाई का मतलब इस मेमोरी में सूचनाओं को अस्थाई रूप से रखा जाता है, जहाँ पर हम लोग उसको प्रोग्राम रहा ताकि आसानी से उपलब्ध हो सके और सीपीयू उसको आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है, तो राम जी क्या है, तो राम जी अस्थाई है। इस मेमोरी में सूचनाओं को अस्थाई रूप में रखा जाता है। इसमें जो सक्रिय डाटा है, जो एक्टिव डाटा है और जो प्रोग्राम है रखे जाते हैं, है ना। रैम में आपका क्या रहता है, तो जो एक्टिव डाटा है, जो एक्टिव प्रोग्राम है, उसको रखा जाता है ताकि वो आसानी से उपलब्ध हो सके, आसानी से हम लोग उसको एक्सेस कर सके। हाँ, उसके बाद रोम, तो रोम क्या है, तो रोम अस्थाई है ना। रोम क्या है, अस्थाई है। यह अस्थाई मेमोरी है जिसमें रखे डाटा और सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होते हैं, है ना। इसके लिए आपको कंप्यूटर द्वारा इन्हें केवल, है ना, देखिए कंप्यूटर से इसको हम लोग सिर्फ पढ़ा जा सकता है ना। क्या हो सकता है, तो पढ़ा जा सकता है, परिवर्तन, है ना, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर द्वारा इसको सिर्फ क्या किया जाता है, तो पढ़ा जाता है, और इसको हम लोग आसानी से नष्ट नहीं, मतलब स्वयं नष्ट नहीं होता है। रैम में क्या है, अस्थाई, लाइट कटा तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो अगर रोम सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में चला गया, तो कभी भी जब तक उसको हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, जिसको मतलब जब तक हम लोग उसको नष्ट नहीं करेंगे, तब तक वह आपका रहेगा ही रहेगा, इसे परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जाना कंप्यूटर के भंडारण, है ना। कहने का मतलब है क्या जाने हम लोग, तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति को जाने, कार्य प्रणाली किस तरीके से काम करता है। अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सीपीयू को कौन कौन सी गति प्रभावित करती है ना। सीपीयू को कौन कौन सा गति प्रभावित करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से समझे होंगे, और इसे आप ज़रूर नोट्स करें, है ना, ज़रूर नोट्स करें, क्योंकि नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। चलिए खैर, इन्हीं बातों के साथ
मैं ये क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।